आज से भिलाई छत्तीसगढ़ में योग ऋषि स्वामी रामदेव जी के पावन सानिध्य में 3 दिवसीय निःशुल्क योग शिविर का शुभारंभ हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने स्वामी जी महाराज से योग की दीक्षा ली। इससे पूर्व 9 जनवरी की शाम को स्वामी जी महाराज के छत्तीसगढ़ पहुंचने पर एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद स्वामी जी महाराज ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अपने 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ के कार्यक्रम की रूपरेखा पत्रकारों को बताई। आइए देखते हैं पत्रकार वार्ता और शिविर के मुख्य अंश। दुर्ग में 3 दिन का यह ऐतिहासिक योग शिविर आयोजित हो रहा है। ऐतिहासिक 2 अर्थों में है। एक तो 12 जनवरी को जब पूरा देश राष्ट्रीय युवा दिवस मनाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर, तो लगभग 1 लाख लोग एक साथ आसन, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। और ये पूरे छत्तीसगढ़ के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए एक विश्व कीर्तिमान का दिवस होगा। और इसमें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के भी प्रतिनिधि और बहुत सी एजेंसियों के भी प्रतिभागी इसमें आ रहे हैं। और इसके साथ साथ आज योग पूरे विश्व में लोकप्रिय हुआ है। 177 देशों ने समर्थन किया जब आदरणीय मोदी जी ने यूएन के अंदर 21 जून के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा। यूं तो सदियों से योग भारतीय जनमानस ही नहीं पूरे विश्व को आकर्षित करता रहा है, लेकिन योग को पॉलिटिकली रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला था। और मोदी जी के नेतृत्व में योग को विश्व स्तर पर राजनीतिक दृष्टि से भी एक सम्मान मिला। और ये सच है कि वर्ल्ड हेल्थ, वर्ल्ड पीस और वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, हैप्पीनेस और हार्मनी का कोई एकमात्र सूत्र है तो वो योग है। हम WHO के द्वारा विश्व में स्वास्थ्य नहीं ला सकते, क्योंकि WHO जिन औषधियों को लेकर के आगे बढ़ रहा है वो गरीब आदमी तो खा ही नहीं सकता। और जिन एलोपैथी की दवाइयों का पूरी दुनिया में बोलबाला है वो इतनी महंगी है। पहली बात तो ये करीब 100 लाख करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा व्यापार है। और इसमें गरीब आदमी वो दम तोड़ देता है, लेकिन वो दवाई नहीं खरीद सकता। और एलोपैथी की दवाइयों के इतने साइड इफेक्ट है। अब तो विश्व के बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट बुक्स लिख रहे हैं, डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन। अमेरिका जैसे समृद्ध देश में हर चौथे आदमी की मौत दवाओं से हो रही। ये बहुत बड़ी दुर्घटना है पूरे विश्व के लिए कि जिन दवाओं से हम जिंदगी पाना चाहते हैं, आखिर वही दवाइयां मौत का सबब बन जाएं, तो फिर कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। और वो रास्ता निकलता है योग से। बहुत कोशिश की जा रही है कि पूरी दुनिया में शांति स्थापित हो। यूएन उसके लिए प्रयास करता है। यूएनओ से विश्व शांति, वर्ल्ड पीस नहीं आ रहा है। योग से विश्व शांति आएगी, क्योंकि केवल आर्थिक समृद्धि के द्वारा हम दुनिया को सुखी करना चाहें, ये सपना, एक कल्पना है। योग करने वाला व्यक्ति वो पूरे ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्म तत्व को देखता है।
जिसको हमारे यहां वननेस का, एकत्व, विश्व बंधुत्व, ब्रदरहुड, भाईचारा और कोएग्जिस्टेंस, सहअस्तित्व, ये बिना योग के संभव नहीं है। और एक योगी व्यक्ति अपने लिए प्रॉस्पेरिटी नहीं चाहता, वो सबके लिए प्रॉस्पेरिटी चाहता है। आज हमने योग के साथ उद्योग भी खड़ा किया, लेकिन अपने लिए नहीं। लोग कहते हैं बाबा जी आपके पास इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा हो गया। हमने कहा भाई हमने साम्राज्य खड़ा करने के लिए कुछ नहीं किया, हमने योग किया और कर्म योग किया। उसके परिणाम स्वरूप एक बाय प्रोडक्ट के रूप में उद्योग खड़ा हो गया, एक बहुत बड़ा ब्रांड खड़ा हो गया, एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी खड़ी हो गई। ये सक्सेस, ये ब्रांड, ये प्रॉस्पेरिटी, ये पैसा, ये प्रतिष्ठा, ये ऐश्वर्य, ये सत्ता, ये संपत्ति, ये सम्मान हमारा ध्येय नहीं। हम तो योग के रास्ते पर चले जा रहे हैं। योग का परिणाम बहुत अच्छा है, लेकिन भोग का परिणाम उतना ही दुखदाई है। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में भोग के ग्लैमर के स्थान पर योग का ग्लैमर कायम, योग का जलवा कायम हो, और वो हो रहा। और इन 3 दिनों में वैसे तो बोलते ही 36 गढ़िया सबसे बढ़िया, और योग से और ये सबसे बढ़िया काम होगा। लोगों को तन का आरोग्य मिलेगा, मन की शांति मिलेगी, और जीवन में आगे बढ़ने के लिए, सफलता के लिए भी एक द्वार खुलेगा, मैं ऐसा मानता हूं। और हमने ये मान्यता खाली कोई रूढ़ियों के आधार पर नहीं बनाई है। एक योग करने से व्यक्ति के स्वास्थ्य का, सुख का, समृद्धि और शांति का उसके लिए द्वार खुल जाता है। माने एक योग से उसकी सौभाग्य का द्वार खुल जाता है। लोग कहते हैं बोले बाबा जी आपने काले धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ाइयां लड़ी, पूरे देश में जन आंदोलन किए, मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। बताओ तो अच्छे दिन कब आएंगे? मैंने कहा जो योग करेगा उसके अच्छे दिन आ जाते हैं। जो योग करता है उसकी सुबह अच्छी होती है, जो योग करता है उसका दिन अच्छा होता है, जो योग करता है उसका जीवन ही अच्छा हो जाता है। इसलिए अच्छे दिन कोई राजनेता या राजनीतिक पार्टी लेकर के नहीं आएगी, अच्छे दिन हमें खुद लाने होंगे। और उसके लिए सुबह उठ करके योग करें और दिन भर कर्म योग करें, हार्ड वर्क करें, मेहनत करें, पुरुषार्थ करें, तो अपने आप हमारे भी सौभाग्य का उदय होगा, राष्ट्र के सौभाग्य का उदय होगा। इसलिए मैं कह रहा था कि एक तरफ स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर योग का विश्व कीर्तिमान बनेगा, और दूसरी तरफ सबके सौभाग्य का द्वार खुलेगा। ऐसा दोहरा सौभाग्य लेकर के 3 दिन तक हम दुर्ग जो इस्पात सिटी है, भिलाई, उसमें ये सबकी भलाई का काम करेंगे। और आज हम यहाँ रायपुर से होकर के गुजर रहे थे, तो भाई सुरेश गोयल जी जो हमारे भारत स्वाभिमान के संस्थापक ट्रस्टी भी हैं, हमारे पुराने शिष्य हैं, उनसे हमने कहा कि सब पत्रकार भाइयों से मिलते हुए आज हम यहाँ से निकलते हैं, जिससे कि इसकी और जागृति फैले। यद्यपि आस्था के माध्यम से ये डायरेक्ट टेलीकास्ट भी पूरी दुनिया में हम लोग करते हैं, कि जिससे कि घर घर में, जब आज पूरे वर्ल्ड में डिस्टेंस एजुकेशन की बात हो रही है, तो हमने भी अपने शिविरों के साथ साथ आस्था पर रोज इसका सीधा प्रसारण करके डिस्टेंस योग एजुकेशन भी हमने करोड़ों लोगों तक पहुंचाया। और अब तो आस्था के साथ दूसरे भी चैनल, उनसे भी इस कार्यक्रम का काफी लोग और भी सीधा प्रसारण करेंगे, और लोगों को अपने घरों बैठे भी लाभ होगा। मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या प्रिंट मीडिया, योग को जन आंदोलन बनाने के लिए इन्होंने हमारी बहुत मदद की, क्योंकि हम तो एक छोटे से गांव से, अनपढ़ माँ बाप के घर से धूल और अंधेरी भरी गलियों से निकले थे, और
जब हम निकले तो मीडिया ने इतनी सशक्त अभिव्यक्ति दी योग की शक्ति को कि आज वो योग एक जन आंदोलन बन के खड़ा हो गया। और उसमें हमारे सभी प्रिंट मीडिया के भाइयों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आस्था के साथ साथ दूसरा भी हमारे साथ जुड़ता गया। आज योग, आयुर्वेद, स्वदेशी और वैदिक संस्कृति, भारतीय संस्कृति को जिस तरह से एक जन आंदोलन के रूप में हम लेकर के चले थे, उसको सच में जन आंदोलन बनाया मीडिया ने। मैं जो काम 100 जन्मों में नहीं कर सकता था, वो काम यदि एक जन्म में करने में समर्थ हो पाया तो उसमें आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका। उसके लिए भी मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। कोई प्रश्न हो तो आपको आमंत्रित करता हूं। देखिए, मैं मानता हूं कि देश की सरकारों को ईमानदारी से काम करना चाहिए। जहां तक मोदी जी का प्रश्न है, मोदी जी की नीयत अच्छी है, वो देश के लिए अच्छी नीतियां बनाने का काम कर रहे हैं। वोट बैंक बनाने का कम, देश बनाने का काम ज्यादा कर रहे हैं। 16 से 18 घंटे तक रोज कठोर पुरुषार्थ परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन हम सब काम राजनीतिक व्यक्तियों, पार्टियों से ही करना चाहें, ये सोच पूरी नहीं। सरकार और समाज जब दोनों साथ साथ चलते हैं तभी किसी भी राष्ट्र का सौभाग्य का उदय होता है। इस संदर्भ में मैंने कहा कि हम केवल सरकारों से अपेक्षा करें कि वो हमारा सौभाग्य जगा देंगी, वो हमारे अच्छे दिन ले आएंगे। अब मोदी जी आकर के हमारे खेत में हल तो ना चलाएंगे, वो कोई पतंजलि योगपीठ तो नहीं चलाएंगे, वो हमारी कोई दुकान या कोई फैक्ट्री तो नहीं चलाएंगे। वो तो हमें अपना आप ही करना पड़ेगा। अपना मीडिया हाउस और अपना अखबार में खुद ही चलाना पड़ेगा। जहां तक प्रश्न काले धन का है, ये सच है कि करीब 80 से 85% काला धन देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था में था और है। अब उसको बाहर निकालने के लिए मोदी जी ने जो कदम उठाया, वो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय था। नोटबंदी, करेंसी रिकॉल करना। अब इसके अलावा जो काला धन लैंड में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, गोल्ड में है, माइनिंग में है और पॉलिटिक्स में है, हेल्थ में, एजुकेशन सेक्टर में भी है। एक सेक्टर से काला धन बाहर निकालने के लिए कदम उठाया तो इतनी हाय तौबा मची। जब चारों तरफ से काला धन निकलेगा तो मोदी जी को लगता है स्टेप बाय स्टेप कदम उठाने पड़ेंगे। और काला धन जितना देश की अर्थव्यवस्था से बाहर निकलना जरूरी है, उतना ही बाहर जो काला धन गया वो तो देश के किसी काम नहीं आ रहा। हो सकता है देश के किसी इंटरनल सेक्टर में काला धन लगा है तो वो कहीं ना कहीं देश के अंदर ही है। वो बाहर वाला तो पूरी तरह से ही हमारी इकोनॉमी के बाहर चला गया है और उससे विदेशी लोग मजा कर रहे हैं। तो वो काला धन भी आना उतना ही जरूरी है। मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से देश की आंतरिक अर्थव्यवस्था के काले धन के लिए मोदी जी ने कदम उठाया, बाहर से भी काला धन लाने से मोदी जी नहीं हिचकिचाएंगे। मोदी जी एक बहुत मजबूत नेता है और उनमें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। इसलिए चाहे स्विट्जरलैंड हो या और दूसरे टैक्स हेवंस हो, उनसे भी मोदी जी जरूर काला धन वापस लेकर के आएंगे। उनके इरादे में हमें कमी नहीं लगती और उन्होंने वादा किया था कि हम पाई पाई काला धन देश को दिलाएंगे। बड़े नोट के दुष्परिणाम अभी दिखने लगे वापस कि 2000 का नोट भी नकली आ गया। बड़े नोट में वही समस्याएं हैं जो जिस खोट के लिए इसको मोदी जी ने वापस लिया। एक तो बड़ा नोट नकली करेंसी का इसमें बहुत जल्दी छपता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी होता है, उसको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, वो ट्रेसेबल नहीं होता है। तो जिन बुराइयों के कारण से उसको वापस लिया गया था, मुझे लगता है आगे अब ये 2000 का नोट भी छापना बंद होना चाहिए। कैशलेस इकोनॉमी की तरफ, जितना डिजिटलाइज इकोनॉमी की तरफ हम बढ़ेंगे उतना ही हमारी इकोनॉमी ट्रांसपेरेंसी आएगी और देश की अर्थव्यवस्था उससे अकाउंटेबल
और ट्रेसेबल हो। अर्थशास्त्रियों में दो ध्रुव बने हुए हैं। कुछ लोगों ने ठान ही रखे है कि मोदी जी को गाली देनी है, तो उनका कोई इलाज नहीं है, उनका तो भगवान ही शायद कुछ सोचेंगे। बाकी नोटबंदी के पीछे मोदी जी का इरादा नहीं। किसी भी प्रकार का स्ट्रेस जो है वो दो कारणों से पैदा होता है। एक तो कोई चिंता, कोई तनाव, कोई असुरक्षा, कोई अक्षमता हमें दिखाई देती है तब। और दूसरा अपने ऊपर ध्यान न देने से, और उठने का ठिकाना नहीं, एक्सरसाइज करना नहीं, खाने पीने का ठिकाना नहीं, जिंदगी का ही ठिकाना नहीं, पूरी जीवन शैली जब अस्त व्यस्त हो जाती है। तो कपालभाति और अनुलोम विलोम, ये दो प्राणायाम करने से हमने देखा है कि प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसीटीएस डाउन चले जाते हैं, ये स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, और गुड हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। तो लोग प्राणायाम यदि सुबह सुबह कर लें तो हर चुनौती का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और जो अव्यवस्थित जीवन शैली है वो व्यवस्थित हो जाती है, पूरी लाइफ ट्रैक पर आ जाती है, स्ट्रेस दूर हो जाता है। जब हीरो हीरोइंस और मॉडल्स वो अपने फिल्म करने के साथ साथ अलग अलग ब्रांडों के लिए पैसे लेकर के ब्रांडिंग कर सकते हैं, ब्रांड इंडोर्स कर सकते हैं, तो हम तो बिना पैसे लिए भी अनपेड ब्रांड एम्बेसडर। देखिए, अनिवार्य मतदान ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए संजीवनी है, लेकिन अभी भारतीय राजनीति इतनी परिपक्व नहीं हुई है कि वो कंपल्सरी वोटिंग के ऊपर एकजुट हो जाए। पूरी दुनिया के बहुत से सभ्य देश हैं जो है अनिवार्य मतदान की ओर आगे बढ़ चुके हैं, और जो वोट नहीं करता उसको किसी न किसी तरह की जो सरकार से मिलने वाली सुविधाएं उनको उससे वंचित कर देते हैं, और इससे एक राजनीति में जवाबदेही बढ़ती। तो ये सच है, ये होना चाहिए, लेकिन अभी तत्काल इसके होने में मुझे नहीं लगता कि कोई गुंजाइश है। इसके लिए एक दीर्घकालिक प्रयास करना। आजकल हम सर्वदलीय और निर्दलीय हो गए हैं, इसलिए दलों के ऊपर टिप्पणियां करनी बंद कर रखी हैं। जो भी एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में हमारे सामने प्रस्ताव आएगा, इसके ऊपर हम गंभीरता से सोचेंगे और उसको क्रियान्वित करेंगे, क्योंकि हमारा सपना है कि देश में 500 बड़े फूड पार्क बने, मेगा फूड पार्क। उसमें एक वर्ल्ड का सबसे बड़ा हम बना चुके हैं हरिद्वार में, दूसरा नागपुर में बनना शुरू हो चुका है, नोएडा में भी जो है कार्य प्रारंभ हम कर चुके हैं, तेजपुर में मार्च तक कोशिश होगी हमारी, शहीदी दिवस तक करीब 25,000 करोड़ रुपए के पर ईयर जो है प्रोडक्शन की कैपेसिटी का तेजपुर में भी तैयार हो जाएगा। इसके बाद मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में हमारी तैयारी है, और हर एक स्टेट में एक फूड पार्क बने, ऐसा हमारे मन में संकल्प है, क्योंकि करीब 50 लाख करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों का कब्जा है। हम पतंजलि की तरफ से चाहते हैं कि हम कम से कम 1 लाख करोड़ रुपए का प्रोडक्शन, और वो भी एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्शन इस देश में हम बढ़ाएं, और जिससे कि किसानों को सीधा लाभ पहुंचे। अभी तक करीब 1 लाख लोगों को डायरेक्ट और 1 करोड़ किसानों को इनडायरेक्ट पतंजलि से लाभ हो रहा है। आगे लक्ष्य हमारा 5 लाख से ज्यादा लोगों को सीधे तौर पर, युवाओं को और जो श्रमिक है उनको रोजगार मिले, और 5 करोड़ से ज्यादा किसानों को हम सीधे तौर पर पतंजलि के साथ जोड़ना चाहते हैं, और उसमें छत्तीसगढ़ में भी हम जरूर इस दिशा में